चलिए इस सेक्शन में बात करते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में। डायरेक्टली टर्मिनल पे चलते हैं, एक यूज़ केस के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे देखना है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी तो मैं pwd कमांड करता हूँ एंड जो लोकेशन या तो पाथ आपको प्रोवाइड मिलता है वो होता है /home pol एक्सेट्रा। ये साइन का मतलब ही होता है होम डायरेक्टरी। नाउ अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो आप देखोगे जैसे कि नॉर्मली हम लोग विंडोज़ पे भी इस टाइप के फोल्डर्स दिखाई देते हैं, डाउनलोड, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, पब्लिक, पिक्चर्स एंड ऑल। लेट्स से मैं यहाँ पे cd/etc करता हूँ pwd कि अब मैं कौन से लोकेशन में हूँ /etc, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंपल ls करोगे होम डायरेक्टरी पे तो यहाँ पे तो कोई etc फोल्डर था ही नहीं, तो ये लोकेशन कहाँ रहता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। और सिंपली मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। आप cd सिंपल / करते हो ना, दैट्स इट। सो / अपने आप में एक डायरेक्टरी है, इसका कोई नाम नहीं है, बट / को हम रूट डायरेक्टरी है तो पेरेंट डायरेक्टरी बोलते हैं। अब आप यहाँ से भी देख सकते हो कि मैं पेरेंट डायरेक्टरी में हूँ, इसके अंदर मैं ls करता हूँ सो आप देखोगे कि नई टाइप की फाइल्स या तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हमें नॉर्मली अपने होम डायरेक्टरी पे नहीं दिखाई देता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ CentOS में, जो कि लाइक रेड हैट बेस्ड है। एंड इसी के अलावा मैं आपको उबंटू में भी दिखा देता हूँ कि उबंटू में भी cd / करता हूँ, ls करता हूँ, सो आप देखोगे सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा बहुत इन लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में ना यही हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइल सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है, एंड ये इतने सारे जो फोल्डर्स दिख रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या तो हमारे सिस्टम के साथ, इनके क्या मीनिंग होते हैं। आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट, कि ये जो अलग अलग टाइप की डायरेक्टरी हैं इनकी क्या यूजेज है, सो दैट कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओ। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फाइल सिस्टम होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो देखो, आपके एक सर्वर पे या तो एक मशीन पर जो डेटा है इंक्लूडिंग द फाइल्स हो गई, आपकी डायरेक्टरीज हो गई, उसके रिलेटेड मेटा डेटा हो गया, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करना और मैनेज करना, ये काम होता है हमारे फाइल सिस्टम का। स्ट्रक्चर वे मतलब आप एक एग्जांपल ले सकते हो इसका, एक फ्लोर पे या तो 10,000 बुक ठीक है रखी हुई हैं, उसमें से एक बुक आपको अगर ढूंढना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है तो स्ट्रक्चर तरीके से आप लाइब्रेरी में जमा के रखते हो, सो वो काफ़ी ईजिली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लिनक्स फाइल सिस्टम होता है जो वो स्टोर डेटा इन हायरकी ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, /, जिसको हम रूट डायरेक्टरी है तो पेरेंट डायरेक्टरी बोलते हैं, और वो हम लोग ने देखा, ठीक है, ये /, तो ये हमारी हो गई रूट डायरेक्टरी। इसके अंदर हमारी ये वाले जो सिस्टम के मेन फोल्डर्स या तो डायरेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं, और इसमें भी आप हायरकी में देखोगे सो इसी टाइप से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लिनक्स फाइल सिस्टम को इजीली आपको रिलेट करने के लिए आप इसको विंडोज से भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे विंडोज में भी आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, इनके पार्टीशंस हो गए। सी ड्राइव में आपने नोटिस किया होगा एक डिफ़ॉल्ट सेट ऑफ आपको डायरेक्टरीज दिखती हैं, जैसे कि प्रोग्राम फाइल्स में आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड फाइल्स होती हैं, यूज़र्स वाली फाइल होती हैं, आपको यूज़र स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की ये सारी डायरेक्टरीज मिलेंगी, जैसे कि डाउनलोड, डेस्कटॉप, म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड ऑल। सो इस तरह से जैसे विंडोज़ में काम होता है वैसे लिनक्स में होता है। ओके, सो जो लिनक्स में जब भी आप पाथ प्रोवाइड करते हो, राइट, किसी फाइल का, किसी डायरेक्टरी का, सो जो उसका फॉर्मेट होता है थोड़ा सा डिफर होता है एज कम्पेयर टू विंडोज़। जैसे कि विंडोज़ में / यूज़ होते हैं, ओके, लिनक्स में अगर आप देखोगे तो / स्टार्ट होता है, राइट। एंड विंडोज़ में भी एक सिंपल सी चीज़ है कि पार्टीशन के बेसिस पे काम होता है, कि जैसे कि इफ़ यू आर वर्किंग विद सी ड्राइव तो आप सबसे पहले बताते हो कि कौन सा पार्टीशन यूज़ करना है, एंड उसके बाद आप फाइल्स के साथ इस तरह से काम करना शुरू करते हो। और लिनक्स में काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है, आपका स्टार्ट ही होता है रूट से, एंड इसके बाद जो भी आपको लोकेशन देना है वो होगा / से सेपरेटेड। ओके, कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस जो आपको शायद ध्यान देना चाहिए, जैसे कि केस सेंसिटिविटी एंड एक्सटेंशन। जब आप लिनक्स पे सिंपली काम करते हो, राइट, पहले तो मैं अपने होम फोल्डर पे चलता हूँ। सो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप विंडोज़ पे काम करते हो, जैसे कि कोई फाइल बनाते हो, उसका कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है, जैसे कि .txt हो गया या तो PDF हो गया। ओके, सो इस तरह से कोई तो उसका फॉर्मेट होगा, लेकिन लिनक्स पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, राइट। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे टच फाइल बना देता हूँ, सिर्फ फाइल, अभी इसका नाम सिर्फ फाइल ही है, और मैंने देखो अभी echo hello इस फाइल में राइट कर दिया,
और मैं जब रीड कर रहा हूँ तो इट्स सिंपली वर्किंग, राइट. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द एक्सटेंशन एंड ऑल इन लिनक्स. एडिशनली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे केस सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं. इट इज़ नॉट द सेम इन विंडोज़ कि जैसे कि आपने फाइल बनाया, राइट. अगर मैं यहाँ पे टच फाइल कर देता हूँ, सिंपल क्या किया मैंने, F कैपिटल कर दिया और यहाँ पे किया. सो अगर आप LS करके देखोगे तो ये फाइल और F कैपिटल वाली फाइल, ये दो अलग अलग फाइल है. तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आप एक फॉर्मेट अगर ठीक है फॉलो करके चलते हो सो इट्स गुड फॉर यू. चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम. अलग अलग टाइप्स के फाइल सिस्टम होते हैं, डिपेंड्स कि वो कैसे डेटा को मैनेज कर रहे हैं. अब यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट डाउन कर दिए हैं, इसके अलावा भी वैसे कुछ होते हैं, बट जो मेन है जो मोस्ट पॉपुलर है वो यही है. ext3, ext4 जिसको आप एक्सटेंडेड 3, एक्सटेंडेड 4 भी बोल सकते हो. XFS मतलब एक्सटेंड्स फाइल सिस्टम, B-tree फाइल सिस्टम. ओके, और मैंने यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स भी दे दिए हैं कि किस किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस में आपको ये फाइल सिस्टम देखने को मिलेंगे. एंड FAT है फाइल एलोकेशन टेबल एंड ऑल. सो ये तो बात हुई कुछ टाइप्स की, लेकिन ये देखते हैं कि अगर हमें चेक करना हो कि हमारे सर्वर पे कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ हो रहा है, सो वो कैसे कर सकते हैं. इसके अलग अलग कुछ कमांड्स हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए. सो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि LSBL के -F, DF, -TH एंड ऑल, राइट. सो चलिए ट्राई करते हैं. मेरे पास CentOS एंड यहाँ पे Ubuntu दोनों हैं, दोनों पे चलो ट्राई करके देखते हैं. पहले CentOS पे देखते हैं DF-TH. ओके, तो जैसे मैं TH करता हूँ, सो आप देखो कि फाइल सिस्टम यहाँ पे एक कॉलम आ गया. यहाँ पे अलग अलग आपको पार्टीशन दिखाई देंगे, जैसे HDA1, HDA2. ओके, इन पार्टीशन में कितनी मेमोरी अवेलेबल है एंड ऑल, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस टाइप से दिख जाएंगी. जो टाइप ऑफ फाइल सिस्टम यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, सो आप यहाँ पे नोटिस करोगे जैसे कि टेम्परेरी फाइल सिस्टम है. सो OS अपनी प्रोसेसिंग वगैरह के लिए यूज़ करता है और उसको हम लोग थोड़ा सा साइड रखते हैं. ये है VFAT, ओके, वर्चुअल फाइल एलोकेशन टेबल एंड ऑल. बट जो मेन जो हमारा है ना, अब देखोगे 18 GB, 17 GB, मतलब ये जो मेन वाला है हमारा पार्टीशन, उसमें अब देखोगे XFS, एक्सटेंड्स फाइल सिस्टम यूज़ हो रहा है. तो यहाँ से हम लोग ने समझ लिया कि जो हमारा मेन फाइल सिस्टम है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा एक्सटेंड फाइल सिस्टम. चलिए Ubuntu में भी एक चीज़ देख लेते हैं. यहाँ पे हम सिंपल करते हैं DF-TH. सो इसमें आप नोटिस करोगे कि देखो ये अलग अलग पार्टीशंस हैं, ऑल हैं. एंड इसके सामने जो टाइप देखोगे, अगेन इसमें भी टेम्परेरी एंड वर्चुअल फैट एंड ऑल दिखाई देंगे. इसके साथ साथ जो मेन है आपका, ये देखो 47 GB वाला जो मेन है, इसमें आप देखोगे एक्सटेंडेड 4. ओके, सो Ubuntu में एक्सटेंडेड 4 है, CentOS में XFS है, राइट. सो ये होगा अलग अलग फाइल सिस्टम के बारे में, और कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया. एक बेसिक सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है अलग अलग फाइल सिस्टम की, क्या डिफरेंसेस होते हैं. जो फाइल सिस्टम है वो कैसे मैनेज कर रहा है डेटा को. जैसे कि XFS की अगर बात करें, इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर लार्ज फाइल्स एंड वॉल्यूम्स, ओके, ऑफरिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी. ओके, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की फाइल के साथ काम करना है एंड परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी आपको आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो आई गेस सो इन दैट केस XFS इज़ मच बेटर फॉर यू. एंड एक्सटेंडेड 4 की अगर बात करें, सो इट परफॉर्म्स वेल अक्रॉस वेरियस फाइल साइज. ये अलग अलग फाइल साइज के साथ बहुत अच्छे से डील करता है, काम करता है, बट ये थोड़ा सा लेस एफिशिएंट है एक्सट्रीमली लार्ज फाइल के साथ. सो यहाँ पे हमको कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ करना चाहिए, इट टोटली डिपेंड्स करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस सर्वर को इन फ्यूचर में किस तरह से यूज़ करना चाहते हो, किस टाइप की एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना चाहते हो एंड सो ऑन. जैसे कि एक कंक्लूजन है, फॉर हाई थ्रूपुट एंड एक्सटेंसिव पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज XFS is typically more effective than extended 4. राइट. सो अभी आप देखोगे CentOS में XFS ही है एंड ये Red Hat बेस्ड है. सो आप समझ जाओ कि Red Hat क्यों यूज़ होता है इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा. चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ inode के बारे में. inode क्या होता है लिनक्स में? इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स मेटा डेटा अबाउट अ फाइल और द डायरेक्टरी. जब भी हम लिनक्स पे कुछ फाइल या तो डायरेक्टरी बनाते हैं, उसके रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम inode बोलते हैं या तो मेटा डेटा बोलते हैं. अब जैसे कि सिंपली अगर आप ls करते हो किसी भी डायरेक्टरी में तो आपको यहाँ पे फाइल्स दिख जाएंगी, राइट.
लेकिन आप सिंपल ls-l भी करते हो तो आपको फाइल के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि ये कब क्रिएट हुई थी, लास्ट मॉडिफाइड कब है, इसका साइज क्या है। अब सिंपल सा एक और ऑप्शन बताऊंगा, ls-li आप करो। जैसे ही आप li करते हो ना, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो वो मिलेगी, लेकिन इसके साथ आपको एक यूनिक नंबर दिखेगा स्टार्टिंग में, जो एसोसिएट होता है हर एक फाइल के साथ। तो जब भी आप फाइल या तो डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, उसके साथ एक यूनिक नंबर इस तरह से एसोसिएट हो जाता है, जिसको हम आइनोड नंबर बोलते हैं। और ये आइनोड नंबर का यूज़ करता है हमारा फाइल सिस्टम। सो एक्चुअली में ये आइनोड नंबर होता क्या है, ये एक मेमोरी जो ब्लॉक होता है, जो डिस्क रियल डिस्क स्पेस होता है, उसका एक लोकेशन होता है। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कैट और फाइल, ठीक है, फाइल 1 इस तरह से करता हूँ। सो फाइल 1 में क्या है, ए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये जो ए है, दिस इज अ डेटा, तो कहीं तो स्टोर होगा। तो जिस मेमोरी ब्लॉक में ये डेटा स्टोर है उसका लोकेशन है, राइट। सो ये आईनोड के मदद से ये फाइल सिस्टम ये ट्रैक करता है कि इन फाइल्स का डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है एंड सो ऑन। जैसे कि यहाँ भी देखोगे, फाइल सिस्टम यूज द आईनोड नंबर कंटेन्स द पॉइंटर टू द डेटा ब्लॉक वेयर द एक्चुअल फाइल डेटा इज स्टोर्ड। चलिए अब फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग रूट डायरेक्टरी के साथ। सो / हमारी रूट डायरेक्टरी होती है, या तो आप इसको पेरेंट डायरेक्टरी बोल सकते हो। एंड हमारी जो फाइल सिस्टम हायरार्की है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हम लोग नए वीडियो की शुरुआत में ये चीज़ देखी थी कि / के अंदर जब हम ls करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की डायरेक्टरी हमको मिलती है। चलिए अब 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे कि डायरेक्टरीज का क्या यूज़ होता है। सबसे पहले देखते हैं /bin, जिसमें होती है यूज़र बाइनरीज एग्जीक्यूटेबल। सिंपली यहाँ पे आप देखोगे bin फोल्डर है, राइट, और मैं यहाँ पे सिंपल cd bin करता हूँ और मैं ls करता हूँ। सो आप देखोगे कि लिनक्स में जो भी कमांड्स हम लोग यूज़ करते हैं उसके एसोसिएटेड आपको यहाँ पे एक बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगी। मतलब सिंपल है, उसके रिलेटेड कोड या तो लॉजिक जो है उस फाइल में आपको मिलेगा। ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे देखना मुश्किल है। तो आप सिंपल पता क्या कर सकते हो, यहाँ पे ls कर लो और यहाँ पे आप सिंपल ग्रैब कर लो। जैसे कि आपकी कौन सी कमांड cd, तो आप देखोगे cd से रिलेटेड इतनी सारी फाइल्स हैं, राइट। इसके बाद आप ls करोगे तो आप देखोगे ls से भी रिलेटेड आपको काफ़ी सारी यहाँ पे फाइल्स मिल जाएगी, lsof, lsmd एंड सो ऑन। सिंपल देखो ls कमांड भी मिल गई, राइट। एंड ये जो एग्जीक्यूटेबल बाइनरी है, चलो इसको रीड करके देखते हैं हम लोग। लेट से मैं अगर ls और ls करता हूँ सिंपल, इट इज़ सेइंग कि इट इज़ अ बाइनरी फाइल। अगर मैं yes करके देखता हूँ तो आप देखोगे सो मैं यहाँ पे रीड नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं /etc फोल्डर के बारे में। अब देखो सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नेटवर्किंग हो गई, यूज़र मैनेजमेंट हो गया, सिस्टम मैनेजमेंट हो गया। आपके नेटवर्किंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि DNS हो गया, होस्ट हो गया, या तो कोई पैकेजेस हो गए। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो आपको etc फोल्डर में मिलेगी। चलिए थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, cd और etc फोल्डर में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ls करता हूँ। जैसे अपने विंडोज़ में C ड्राइव होता है ना, C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, ये वही उसी टाइप का रहता है। अब जैसे कि एक दो एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये लिनक्स सर्वर पे मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास मल्टीपल यूज़र सेटअप है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन देखना है कि अलग अलग कौन से यूज़र्स हैं। मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, लेस etc और एक पासवर्ड फाइल होती है पासवर्ड, और मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ सबसे नीचे जाता हूँ। सो जो डिफरेंट यूज़र्स यहाँ पे क्रिएट है उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि मैं प्रेजेंटली एज अ पॉल यूज़र हूँ, तो आप देखोगे पॉल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा यहाँ पे देखो एलेक्स है, यहाँ पे विक्टर है, जो अलग अलग यूज़र यहाँ पे क्रिएटेड है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये यूज़र मैनेजमेंट के बारे में बात हो गई। इसी तरीके से हमारे पास etc resolve.conf, तो resolve.conf में जो आपका DNS सर्वर होता है वो कॉन्फ़िगर होता है। ओके, सो एक आइडिया आ जाएगा आपको कि etc में जो अलग अलग सर्विसेज हैं, चीज़ें हैं, सिस्टम की सेटिंग्स हैं, उसको चेंज करना हो तो उसके रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। अब आगे बढ़ते हैं, /home डायरेक्टरी की बात करते हैं। इट कंटेन्स द पर्सनल डायरेक्टरीज ऑफ ऑल यूजर्स, cd होम डायरेक्टरी। होम पे मैं जाता हूँ और मैं ls करता हूँ। यू विल सी जितने भी हमारे यूज़र्स क्रिएट होते हैं उनके लिए एक स्पेशल डायरेक्टरी बन जाती है कि भाई अपनी अपनी आपकी डायरेक्टरी बन गई, उसके अंदर आप काम करो, अपनी फाइल्स बनाओ, स्क्रिप्ट बनाओ, सो ऑन। और मैं अगर कोशिश करूँ कि मैं ls के फोल्डर में जाने का मतलब कोशिश करूँ, तो आप देखो कि परमिशन डिनाई, तो मैं किसी दूसरे के इलाके में या तो
फोल्डर्स में इस तरह से नहीं जा सकता हूँ। अब आगे आते हैं, बात करते हैं /रूट डायरेक्टरी की। ये जो हमारे नॉर्मल यूज़र्स होते हैं उनके लिए जो स्पेस या होता है या तो फोल्डर बनते हैं वो होम फोल्डर के अंदर बनते हैं, बट हमारा जो रूट यूज़र है वो तो भाई सुपर यूज़र है, स्पेशल यूज़र है, तो उसके लिए एक स्पेशल हमारे पास फोल्डर होता है। अगर मैं देखो रूट डायरेक्टरी में ls करता हूँ तो आप देखोगे एक रूट डायरेक्टरी बनता है। तो ये जो रूट डायरेक्टरी है वो रूट यूज़र का होम डायरेक्टरी है, मतलब ये तो सुपर यूज़र का है तो हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ऑल्दो मैं एज अ रूट लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने एज अ रूट यूज़र लॉग इन किया, दिस इज़ माई होम फोल्डर, तो मैं यहाँ पे सिंपल pwd करता हूँ, सो आप देखोगे /root। सो ये रूट यूज़र का ये होम डायरेक्टरी है। अब आगे आ जाते हैं, बात करते हैं /var फोल्डर में क्या होता है, वेरिएबल डेटा सच एज लॉग्स एंड डेटाबेस आर स्टोर्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ भी एरर आया, कुछ भी इश्यूज आए तो आप सबसे पहले लॉग्स चेक करते हो एंड वो लॉग्स प्रेजेंट होते हैं वार फोल्डर में। सिंपल हम cd करते हैं वार, पहले तो मैं वार के अंदर दिखा देता हूँ। सिंपल वार के अंदर ls करता हूँ, कैशे हो गया, db डेटाबेस के रिलेटेड, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे काम का है वो है लॉग। ओके, सो लॉग में चलते हैं, cd लॉग करते हैं एंड इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के लॉग्स फाइल मिलेंगी। इनके नाम भी बहुत जेन्युइन है। जैसे कि देखोगे बूट मीन्स जब आपका सिस्टम बूट होता है उसके रिलेटेड, मतलब जो भी स्टेप्स होते हैं ना बूटिंग के टाइम, सो वो उसके रिलेटेड जो लॉग्स है वो बूट वाले फाइल में जाएंगे। इनके बैकअप्स अपने आप बनते जाते हैं, ठीक है। सो ये आप किस डेट में बैकअप बना है वो भी आपको दिख जाएगा एंड ऑल। सिक्योर मतलब जो भी एक्सेसिबिलिटी होती है, जैसे कि मान लो बाहर से कोई यूज़र इस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, लॉग इन करने की, उसके रिलेटेड कुछ एरर है तो सिक्योर लॉग्स में होगा। एंड इसी के साथ मेल अगर आपके पास कॉन्फ़िगर है एंड सो ऑन। एंड लेट्स से आप वेब सर्वर सेटअप करते हो HTTPD, तो उसका एक अलग सेपरेट फोल्डर बन गया है, तो और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जैसे कि सांबा सर्वर है उसके रिलेटेड अलग है एंड सो ऑन। एंड जो मोस्ट कॉमन या तो जनरल लॉग्स हैं एक्चुअली, सो वो होते हैं मैसेजेस। सो जिसमें आपको ओवरऑल पूरे सिस्टम के रिलेटेड लॉग्स प्रेजेंट होते हैं। आप इसको सिंपली रीड कर सकते हो मैसेजेस, और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी एक्टिविटी चल रही है आपके सिस्टम पे, उसके रिलेटेड आपको लॉग्स यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं बूट फोल्डर के बारे में। सो अपने सिस्टम को या तो मशीन को आप लाने के लिए या तो बूट करने के लिए जो भी नेसेसरी फाइल्स की ज़रूरत होती है OS को, वो इस फोल्डर में प्रेजेंट होती है। जैसे कि लिनक्स कर्नल, इनिशियल रैम डिस्क इमेज, बूट लोडर कॉन्फ़िगरेशन लाइक ग्रब। इसके बाद बात करते हैं डेव फोल्डर की। डेव मीन्स डिवाइस फोल्डर। सो इसमें बेसिकली जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उसके रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस मतलब जो अटैच्ड हैं, ऑफकोर्स जो यूज़ में हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं सिंपल यहाँ पे देखोगे df-h करता हूँ, सो यू विल सी कि हमारे पास एक पार्टीशन है जैसे कि 18 GB 17 GB। सो ये क्या है, हार्ड ड्राइव में हमारे पास स्पेस है। सो वो कहाँ पे आप देख रहे हो, ये सारे डेव फोल्डर के अंदर है, ठीक है। सो डिवाइसेस मतलब हार्ड ड्राइव या तो हार्डवेयर जो डिवाइसेस अटैच्ड हैं उसके रिलेटेड जो फाइल्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आगे जाते हैं /lib एंड lib64। यहाँ पे आपको lib एंड lib64 दोनों ही फोल्डर्स दिख जाएंगे। इन फोल्डर्स के अंदर यहाँ पे शेयर्ड लाइब्रेरीज प्रेजेंट होती हैं जो अलग अलग प्रोसेस या तो अलग अलग ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि देखो अभी मैं अगर lib फोल्डर के अंदर आया हूँ, पाइथन से रिलेटेड फाइल्स है। सो एज यू नो कि जैसे आप लोग ने कभी काम भी किया होगा तो पाइथन की फाइल को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है सो उसके रिलेटेड जो शेयर्ड लाइब्रेरीज होती हैं सो उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो वही चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, अब बात करते हैं मीडिया फोल्डर के बारे में। सो व्हेनेवर जब भी आप अपने मशीन में कोई एक्सटर्नल डिस्क इंसर्ट करते हो लाइक USB, CD-ROM करो तो अभी ज़माना गया। सो लेट्स से अगर आप USB कनेक्ट करते हो ना अगर लिनक्स में, सो जब वो डिटेक्ट करता है कि एक एक्सटर्नल यहाँ पे मीडिया इंसर्ट हुआ है, सो वो मीडिया फोल्डर के अंदर आपको रिकॉग्नाइज होगा। लेट्स से यहाँ पे मैं ls करता हूँ, सो यहाँ पे हमारे पास मीडिया फोल्डर है। अभी मैं लेट्स से करके देखता हूँ, अभी कुछ नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सटर्नल डिवाइस अटैच नहीं है। चलिए अब बात करते हैं MNT डायरेक्टरी के बारे में, जिसको हम लोग माउंट डायरेक्टरी भी बोलते हैं। ये काफ़ी सिमिलर है मीडिया डायरेक्टरी से, बट इसका थोड़ा सा पर्पस अलग होता है।
सिंपली इसका यूज़ होता है टेम्प्ररी, अगर हमें फाइल सिस्टम को माउंट करना हो सो हम लोग इस डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक यूज़ केस है, लेट्स से आपको एक एक्सटर्नल एक हार्ड डिस्क है, उसको अटैच करना है और आपको सिर्फ बैकअप लेना है। ओके, सो वो एक टेम्प्ररी काम हुआ क्योंकि बैकअप लिया आपने डेटा का और आपका काम खत्म हो गया। सो आप यहाँ पे माउंट जो हमारी डायरेक्टरी है वहाँ पे टेम्प्ररी अटैच करके हम वो काम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं ऑप्ट या तो ओपीटी डायरेक्टरी के बारे में। सो जब भी आप ऐसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, सेटअप करते हो अपने लिनक्स सर्वर पे जो कि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट ना हो, इट्स लाइक द थर्ड पार्टी काइंड ऑफ, सो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्ट डायरेक्टरी में इंस्टॉल हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉक डायरेक्टरी के बारे में, जो कि एक वर्चुअल एंड डायनेमिक डायरेक्टरी है। ठीक है, ये हमको एक वे प्रोवाइड करता है सो दैट हम सिस्टम रिसोर्सेज, हार्डवेयर एंड रनिंग प्रोसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्टली चलते हैं। पहले मैं cd एंड ओके सिंपल ls करता हूँ प्रॉक डायरेक्टरी। सो इसमें आपको काफ़ी सारी फाइल्स दिख जाएंगी, राइट, काफ़ी कुछ नंबर्स हैं एंड ऑल। लेकिन लेट्स से मैं कुछ यूज़ केस दिखाता हूँ। जैसे कि आपको CPU के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, सो आप सिंपल क्या करो, कैट कर लो एंड प्रॉक के अंदर CPU इन्फो। सो CPU इन्फो करते हो, सो आप देखोगे CPU के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, एंड सिमिलरली अगर आपको CPU इन्फो की जगह मेमोरी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो मैम इन्फो आपके पास एक यहाँ पे वे होता है, सो आपको मेमोरी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। सो देखोगे कितनी टोटल मेमोरी है, अभी फ्री कितनी है, अवेलेबल कितनी है, सो आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड मिल जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रन फोल्डर पे। रन फोल्डर में क्या होता है, अ टेम्पररी फाइल सिस्टम दैट स्टोर ट्रांजिएंट स्टेट फाइल, जैसे कि प्रोसेस आईडी हो गई, लॉक फाइल्स हो गई, राइट, जैसे कि लॉक स्टेट हो गया हम लोग, ठीक है, मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहे हैं। प्रोसेस मतलब कोई भी आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, कोई स्क्रिप्ट रन हो रही है, उसके रिलेटेड जो प्रोसेस आईडी है, ठीक है, सो वो उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो रन डायरेक्टरी में होती है एंड ये इसमें जो भी डेटा होता है ये क्लियर हो जाता है एट एवरी बूट। चलिए ट्राई करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखोगे रन हमारे पास फोल्डर है और यहाँ पे मैं ls रन करता हूँ। सो लेट्स सी। चलिए अब बात करते हैं एस बिन फोल्डर के बारे में। सो स्टार्टिंग में जो हम लोग ने बिन फोल्डर देखा था ये उसके जैसा ही सिमिलर है। इसमें भी एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल्स होती हैं कमांड से रिलेटेड, बट इसमें वो कमांड्स होती हैं जो मोस्टली सिस्टम एडमिन्स को ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आप देखोगे एस बिन फोल्डर भी है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर डिफरेंस भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जैसे कि जब मैंने ls एस बिन किया, सो एस बिन डायरेक्टरी के अंदर मुझे f डिस्क जो कमांड है जिसको यूज़ करके हम लोग डिस्क को मॉडिफाई करते हैं, सो वो यहाँ पे एस बिन में प्रेजेंट है क्योंकि वो सिस्टम एडमिन के रिलेटेड वर्क है। बट नॉर्मल बिन में ये f डिस्क वाली जो कमांड है वो प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं SRV फोल्डर को, जिसको सर्व फोल्डर भी कहते हैं। इस डायरेक्टरी का आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द डेटा, ऐसे डेटा को वहाँ पे रखने को जो आप सर्व कर रहे हो यूजिंग द डिफरेंट सर्विसेज। जैसे कि मान लो अगर आप FTP सर्विस यूज़ कर रहे हो और आपको डेटा शेयर करना है, राइट, या तो आप वेब सर्वर यूज़ कर रहे हो इस तरह से एंड आपको वेब पेजेस सर्व करना है ओवर द इंटरनेट, सो ये डायरेक्टरी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं सिस डायरेक्टरी के बारे में। ये प्रॉक जैसे ही सिमिलर होता है, अनदर वर्चुअल फाइल सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द कर्नल एंड इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंड सेटिंग अबाउट द सिस्टम्स, डिवाइसेस, ड्राइवर्स एंड अदर कर्नल फीचर्स। ओके, सो प्रॉक में जैसे कि आपने CPU मेमोरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी थी, इसमें आप सिस्टम, डिवाइसेस, ड्राइवर्स से रिलेटेड इन्फो देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि कैट सिस। ओके, इसमें क्लास, ब्लॉक, SDA, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अलग अलग पार्टीशन है, राइट, और HDA, और मैं यहाँ पे साइज कर देता हूँ। सो यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो HDA वाला जो पार्टीशन है उसका क्या साइज़ है, राइट। और अगर आपको किसी और पार्टीशन का चाहिए, सो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे जो डिटेल, जो स्पेसिफिक डिटेल आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो यूजफुल इन मैनी केसेस।
चलिए एंड में बात कर लेते हैं यूएसआर, जो हमारे पास एक डायरेक्टरी है जो कि सेकेंड लेवल ऑफ हायर की स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हो। एंड यूएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनिक्स सिस्टम रिसोर्स, इट इज़ नॉट अ यूज़र, बट स्पेशली ये यूज़र लेवल के जो फंक्शनैलिटी होती है उसके लिए बनाया जाता है। एंड इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो, यूज़र लेवल पे जब हम काम करते हैं, राइट, हमें काम करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि आप देखोगे बिन हो गया, लिब हो गया, एस बिन हो गया, मतलब शेयर्ड लाइब्रेरीज हो गई, हमारे पास कमांड्स हो गई, तो हमें इस लेवल पे, इस हायरकी के बेस लेवल पे हमको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हो जाती हैं। ठीक है, तो जब भी हम कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं, सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, सो वो इस लेवल पे होती हैं, सो दैट हम डायरेक्टली अपने सिस्टम को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। ओके, एंड जैसे कि इंक्लूडेड है, सो यहाँ पे हेडर फाइल्स यहाँ पे जो C++ की होती है। चलिए यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, CD USR करते हैं। सो इसमें भी आपको वही चीज़ मिलेगी। इंक्लूडेड में आपको हेडर फाइल्स हैं, फिर लिब है मतलब शेयर्ड लाइब्रेरीज, बिन, एस बिन जो आपकी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, एंड सो ऑन। लोकल जैसे कि आपके लोकल मतलब जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हो गए उसके लिए, एंड सो ऑन। सो ये होता है हमारा बेसिकली एक पूरा फाइल सिस्टम का हायरार्की एंड स्ट्रक्चर।